जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यसे। ये संस्कृत का बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस श्लोक है। अर्थात जन्मभूमि और माता जो है स्वर्ग से भी बढ़कर होता है। हम भूमि को कई विभिन्न नामों से जानते हैं, मृदा, मिट्टी, सॉइल या विभिन्न अनेकों नाम से जानते हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं, उनके लिए मृदा को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है। तो नमस्कार, मैं हूं तोरण साहू, एग्री कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मृदा विज्ञान यानी कि सॉइल साइंस का पहला लेक्चर। ये पीएटी एग्जाम, आईसीआर एग्जाम दोनों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो कृपया लास्ट तक क्लास में बने रहिए और इस लेक्चर को बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज इसको हम समझेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का जो हमारा पहला लेक्चर है मृदा विज्ञान से रिलेटेड, जिसमें हम आज करेंगे सिर्फ और सिर्फ मृदा का परिचय कि मृदा क्या है, कैसे ये फंक्शन करता है, कैसे इसका निर्माण हुआ है। तो इसके कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपके पीएटी एग्जाम में आने वाला है। और हाँ, हर वर्ष लगभग 5 से 7 क्वेश्चन जो है आपको मृदा विज्ञान से देखने को मिलेगा। ठीक है। तो शुरू करेंगे आज का हमारा पहला लेक्चर जो कि है सॉइल साइंस या मृदा विज्ञान से। ठीक है। तो देखते हैं, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि मृदा क्या है। यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं। पहला जो आता है वो है क्या चीज, एक है सॉइल साइंस और दूसरा है क्या चीज, सॉइल। तो हम दोनों में से सबसे पहले जो समझेंगे वो है किसके बारे में, सॉइल के बारे में। क्योंकि जब तक हम सॉइल को नहीं समझेंगे तब तक हमें उसके विज्ञान के बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे आज के लेक्चर में कि मृदा क्या होती है और मृदा को कैसे डिफाइन किया गया है, ये आज देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, उसमें है सबसे पहला जो आता है मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई। ये इंपॉर्टेंट है कि मृदा क्या है, सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ, किस भाषा से हुआ। ठीक है। तो सबसे पहला जो बात आता है ये है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। कौन सी भाषा से, लैटिन भाषा के शब्द, और उसमें से कौन सा शब्द, सोलम से हुआ है। कौन से शब्द से हुआ है, सोलम से, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि फ्लोर अर्थात फर्श। फ्लोर मीन्स जो जनरली तौर पे हम लोग बोलते हैं जमीन जहाँ पे फ्लैट होता है, वो वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, फ्लोर कहलाता है, जिसको हिंदी में या फर्श भी कहा जाता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इस प्रकार अगर हम देखें कि जो इसकी भाषा है, ये जो मृदा जो शब्द है वो सबसे पहले उत्पत्ति हुआ वो लैटिन भाषा से हुआ। ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, फ्लोर होता है। ठीक है। कहने का तात्पर्य ये है कि इस प्रकार मृदा भूमि की ऊपरी परत मानी जाती है। मृदा तो बहुत ही अलग अलग परतों और विभिन्न संस्तरों में विभाजित होता है, लेकिन सबसे पहला जो यहाँ पे बात आता है कि हम मृदा शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार मृदा भूमि की यहाँ पे जो ऊपरी परत है, सबसे टॉप पोर्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। ठीक है। सबसे टॉप पोर्शन उसको क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। ठीक है। देन अगला जो पॉइंट आता है क्या चीज, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। अगर हम बात करें कि मृदा क्या होता है, ठीक है, तो मृदा को क्या बोला गया है, प्राकृतिक पिंड। और प्राकृतिक पिंड बोलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि भाई इसको तो किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कैसा है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ पदार्थ है या प्राकृतिक रूप से बना हुआ पिंड है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक पिंड बोलते हैं। ठीक है। जिसका स्वरूप कैसा होता है, त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है। कैसा होता है, 3 डायमेंशनल। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा प्रचलन में है, क्या चीज, जिसको बोलते हैं क्या, 3D प्रिंटर्स। ठीक है। 3D प्रिंटर, प्रिंटर कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कोई मशीन या ऐसा कोई यंत्र जो किसी चीज को एकदम हूबहू उसी के जैसे क्या कर दे, प्रिंट कर दे या बना दे, वो क्या कहलाता है, प्रिंटर। जैसे आप फोटोकॉपी कराने के लिए भी जाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट आप देते हैं सामने वाले को, जो भी पेपर्स वगैरह, तो उसको वो आपको सेम टू सेम कॉपी करके आपको क्या देता है, दूसरी कॉपी, वो ही जो कहलाता है क्या चीज, प्रिंटर कहलाता है। ठीक है। तो आजकल हम एक कॉमन टर्म्स जो सुनते आ रहे हैं, क्या चीज, 3D 2D वगैरह वगैरह। ठीक है। तो यहाँ पे मृदा के केस में क्या बात हो रही है कि जिसका स्वरूप क्या चीज, त्रिविमीय।
थ्री डायमेंशनल, मतलब ये, हाँ यहाँ पे शॉर्ट में अगर बात करें तो हम मृदा को 3D भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मृदा को 3D बोल सकते हैं। और 3 डायमेंशनल होता है, 3 डायमेंशन का अर्थ ये होता है लंबाई, चौड़ाई और क्या चीज? गहराई। गहराई या फिर जो मृदा है वो 3 डायमेंशन से मिलकर के बना हुआ है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। गहराई को कभी कभी हम ऊंचाई शब्द से भी क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, या ऊंचाई शब्द इसके लिए भी क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डायमेंशंस की, कि मृदा इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अगर मैं इस डॉट पे अगर फोकस करूं, ये डॉट जो आप देख रहे हैं ये क्या है? 0D है। 0D कहने का तात्पर्य क्या है? कि ये एक ही जगह पे है, ना तो इसकी लंबाई है, ना तो चौड़ाई है, ना गहराई है और ना ही इसकी ऊंचाई है। दूसरा अगर बात करें, एक लाइन जो दिखाई दे रहा है ये 1D है, ठीक है? ये कैसा है? 1D। 1D मतलब या तो ये आगे जा सकता है या फिर ये पीछे आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ यही होता है 1D में, या तो कोई ऑब्जेक्ट आगे जाएगा या कोई ऑब्जेक्ट पीछे जाएगा, ठीक है? तो 1D में सिर्फ यही होगा, एक ही डायरेक्शन में वो क्या करेगा? आगे बढ़ेगा। देन सेकंड आता है क्या चीज? 2D। 2D कहने का मतलब, जैसे कि आप लोग पेपर जो होता है, आपका पेपर एक फ्लैट होता है। फ्लैट कहने का तात्पर्य है कि या तो उसका सिर्फ लंबाई होगा या फिर उसका क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ चौड़ाई होगा। वहीं अगर बात करें तो इसको बोलते हैं क्या चीज? 2D बोलते हैं, जिसकी सिर्फ लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि 1D से वो आगे की ओर भी जा सकेगा, पीछे की ओर भी, और ऊपर भी जा सकेगा और नीचे भी। कहने का तात्पर्य लंबाई और चौड़ाई होती है किसमें? 2D में। अगर हम बात करें 3D डायमेंशन या 3 डायमेंशन की, तो उसकी क्या होती है? लंबाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है और क्या होता है? चौड़ाई भी होता है, ठीक है? तो 3 डायमेंशनल कहने का तात्पर्य यह है कि मृदा का जो स्वरूप है वो 3 डायमेंशनल होता है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई होता है। समझ में आ गया? द नेक्स्ट, प्रत्येक पिंड में आयतन होता है तथा और प्रत्येक पिंड क्या करता है? स्थान घेरता है। हाँ, जाहिर सी बात है, मृदा क्या है? एक ठोस पदार्थ है, और जो भी हम ठोस पदार्थ जो देखते हैं या जो भी ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पर मौजूद है वो क्या करता है? स्थान घेरता है, ठीक है? प्रत्येक का अपना एक क्या होता है? निश्चित आयतन होता है, ठीक है? जैसे गुब्बारे को फुलाओ तो उस हवा भी एक निश्चित आयतन में भरने के बाद उसका भी एक क्या हो जाता है? आयतन हो जाता है। वहीं प्रत्येक पिंड में आयतन होता है और प्रत्येक पिंड क्या करता है? स्थान घेरता है। तो हाँ भाई, मृदा जो है क्या करता है? आयतन है, मृदा में आयतन भी मौजूद है, ठीक है? और वो क्या करता है? स्थान भी घेरता है, ठीक है? वहीं अगर बात करें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो पीएटी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो मृदा विज्ञान के पिता, फादर ऑफ सॉइल साइंस किसको बोला जाता है? तो वीवी डॉकचेव जी जो हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? मृदा विज्ञान के पिता या फादर ऑफ सॉइल साइंस कंसिडर किया जाता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है सॉइल की? तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है जिसमें सॉइल इज द अनकंसोलिडेटेड मिनरल मटेरियल, ठीक है, ऑन द इमीडिएट सरफेस ऑफ अर्थ दैट सर्व एज द नेचुरल मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ लैंड प्लांट। कहने का तात्पर्य कि मृदा भूमि की ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थों से है बना है, ठीक है? यहाँ पे पॉइंट आया है क्या चीज? कि असंगठित खनिज पदार्थ, संगठित नहीं है, असंगठित। असंगठित कैसे? क्योंकि ये मृदा जो है किसी एक पदार्थ का परिणाम नहीं है, मृदा में कई बहुत सारे पदार्थ मिलकर के बना होता है, इसीलिए इसको असंगठित खनिज पदार्थ का अवशेष या अवयव बोलते हैं, जो पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम का क्या करता है? कार्य करता है। क्या करता है? कि जो पादप जो है ग्रो कर रहा है उसके लिए प्राकृतिक माध्यम का कार्य करता है। कैसे प्राकृतिक माध्यम का कार्य करेगा? जैसे कि मृदा जो होता है पौधों के लिए एक बेसिक होता है, आधारी होता है। भाई पौधों की जो जड़ें होती हैं वो कहाँ पे रहती है? मृदा पे, ठीक है? और मृदा अगर कमजोर है या फिर वो सही नहीं है तो क्या वहां पे पौधा ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो प्राकृतिक माध्यम का क्या करती है? कार्य करती है। वहीं दूसरा यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थ तथा कार्बनिक पदार्थ के सड़ने और गलने से बनी होती है एवं पौधों को क्या करता है? यांत्रिक आधार या मैकेनिकल बेस क्या करता है? प्रदान करता है। क्या बोला गया है? कि मृदा वह प्राकृतिक पिंड जो विच्छेदित एवं अपक्षयित, ठीक है? विच्छेदित कहने का मतलब जो अपने मूल स्वरूप में जो कभी था वो बाद में क्या हो गया? टूट फूट करके, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ है और अपक्षयित
खनिज का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बात कर रहे हैं हम रॉक्स के बारे में या पत्थर के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रॉक्स या पत्थर के बारे में। तो जो विच्छेदित हो चुका है अपक्षयित खनिज पदार्थ है, उसी के सड़ने गलने से, ठीक है, क्या हुआ रहता है? बना होता है। जो पौधों के लिए क्या होता है? मैकेनिकल बेस होता है, यांत्रिक आधार होता है। जहां पे पौधे उगते हैं, अपनी जड़ें फैलाते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, वहीं वो क्या होता है? यांत्रिक आधार होता है, जो एक मृदा है। नेक्स्ट, अगर बात करें डेफिनेशन की बात हो गई, तो मृदा को हम कैसे समझ सकते हैं कि मृदा जो है लैटिन शब्द से लिया गया है, ठीक है, और जो कि एक पौधों के लिए प्राकृतिक माध्यम होता है, उनके लिए यांत्रिक आधार होता है, उनके ग्रोथ करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल साइंस। मृदा के बारे में तो पता चल गया, अब देखते हैं सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान क्या है। तो मृदा विज्ञान क्या है? सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है। तो सॉइल साइंस एक स्टडी है ना, सॉइल का, जो नेचुरल रिसोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इंक्लूडिंग सॉइल फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, मैपिंग, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फर्टिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल एंड दीज प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान की शाखा है, ठीक है। हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम मृदा विज्ञान को एज अ साइंस ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस के एक प्रभाग के रूप में लेंगे, ठीक है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन प्राकृतिक संसाधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? प्राकृतिक संसाधन। क्यों प्राकृतिक संसाधन? क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि ये प्राकृतिक रूप से बना होता है, ठीक है, रूप में किया जाता है, जिसमें मृदा का क्या 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 अध्ययन करते हैं सॉइल साइंस के अंतर्गत? निर्माण, कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है उसको देखते हैं। सेकेंड, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। आपने देखा होगा कि मृदा जो है, मिट्टी जो है, हर एक जगह पे अलग अलग रंग, अलग अलग कलर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर और उसके गुणों के आधार पर उनको क्या करेंगे? वर्गीकरण करेंगे। तो मृदा विज्ञान में मृदा का वर्गीकरण भी करते हैं। मानचित्रण, मैपिंग, ठीक है। मैपिंग कहने का तात्पर्य क्या है? अगर हम मानचित्र बनाते हैं तो हमें अध्ययन में और क्या होती है? सुविधा होती है, ठीक है। और मानचित्र जो है, मृदा का मानचित्र विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है। कृषि के उद्देश्यों के लिए, ठीक है, बिल्डिंग अगर बना रहे हैं तो उसके लिए बनाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट है ना, या फिर नदियां वगैरह, तो उस सबको इंक्लूड करके इनका क्या करते हैं? मानचित्रण करते हैं, ठीक। अगला क्या है? भौतिक, रासायनिक और जैविक, ठीक है। तो इस दुनिया में जितने भी मतलब ऑर्गेनिज्म है या जीव है, इन सबका अपना अपना एक निश्चित क्या होता है? गुण होता है, जिसमें प्राकृतिक भौतिक गुण, रासायनिक गुण और क्या चीज? जैविक गुण जो है क्या रहता है? मौजूद रहता है। तथा मृदा उर्वरता गुणों का अध्ययन पौधों के पोषण के संबंध में किया जाता है, और इन सब चीजों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? सॉइल साइंस या मृदा विज्ञान कहलाता है, ठीक है। आगे तो सॉइल साइंस की डेफिनेशन में मुख्य रूप से जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो है क्या चीज? मृदा का निर्माण, वर्गीकरण, मानचित्रण, भौतिक, रासायनिक और जैविक, मृदा उर्वरता गुणों का अध्ययन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो पौधों के रिस्पेक्ट में या प्लांट के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉइल साइंस के बाद जो कैरेक्टर है कि मृदा का जो गुण है, कि मृदा का क्या गुण, उसको यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है मृदा के गुण में, वो है मृदा एक प्राकृतिक पिंड है या पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है। इसको हमने डेफिनेशन में भी थोड़ा सा देखा, ठीक है। और क्या बोल रहा है? तथा इसका कृत्रिम रूप से संश्लेषण नहीं किया जा सकता। इसको, ये जो मृदा जो है, ये प्राकृतिक रूप से ही बनता है। इसका किसी भी आज तक दुनिया में ऐसी कोई मशीन, कोई यंत्र या कोई ऐसा इक्विपमेंट ही नहीं बना जिससे मृदा को ओरिजिनली बनाया जा सके। ये जब भी बनेगा तो लगभग ये प्राकृतिक रूप से ही बनेगा, ठीक है। तो कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण पॉसिबल नहीं, ठीक है। सेकेंड, संस्तर में विभाजित होता है। किसमें विभाजित होता है? संस्तर में। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो मृदा संस्तर पर ही होगा, ठीक है, जिस पर हम देखेंगे कि क्या होता है संस्तर। इंग्लिश में इसको होराइजन्स बोलते हैं, ठीक है। संस्तर कैसे होता है? तो संस्तर में विभाजित होता है। दूसरा, पदार्थों का संचरण। पदार्थों का संचरण कहने का मतलब ये है कि जो भी पदार्थ है मृदा के अंदर पाए जाने वाले, उसको अपने अंदर समा करके रखता है, स्थानांतरण करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और उसका संचयन भी करता है, ठीक है। दूसरा, पैतृक पदार्थ जलवायु के कारण संरचनात्मक, रासायनिक और जैविक गुणों में क्या होता है? उसका अंतर होता है। पैतृक पदार्थ यहाँ पे बात हो रही है पेरेंट मटेरियल,
किसकी बात हो रही है? पेरेंट मटेरियल की बात हो रही है। पेरेंट मटेरियल कहने का मतलब क्या है कि मृदा जो है, मुख्य रूप से अगर बात करें तो 90% जो पेरेंट मटेरियल के रूप में जो यहाँ पे बात हो रही है वो हो रही है किसकी? रॉक्स की हो रही है। तो मृदा का मुख्य रूप से जो निर्माण होता है पत्थरों के टूटने और फूटने से होता है। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि पैतृक पदार्थ और जलवायु के कारण, पैतृक पदार्थ और जलवायु के कारण संरचनात्मक, रासायनिक और जैविक गुणों में इसका क्या रहता है? अंतर होता है। ठीक है, तो पैतृक पदार्थ कैसे अलग? कहीं पे जो अगर पत्थर की बात करें या रॉक्स चट्टान की बात करें तो कई जो चट्टानें हैं वो अम्लीय होती हैं, कई जो चट्टानें हैं वो क्षारीय होती हैं। तो उसी के आधार पर इनका जो संरचनात्मक, रासायनिक और जैविक गुण में क्या होता है? अंतर होता है। साथ ही साथ जलवायु, जलवायु कहने का तात्पर्य है कि भारत देश या हमारे छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ का जलवायु मॉडरेट है। आपको तीनों सीजन देखने को मिलेंगे, ठंडी भी देखने को मिलेगा, गर्मी भी देखने को मिलेगा और क्या चीज? वर्षा ऋतु भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अंटार्कटिका प्रदेश में चले जाइए, ठीक है, अंटार्कटिका में चले, आपको साल के 12 महीने वहां पे आपको बर्फ जमा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो वहां की मृदा अलग होगी, यहाँ की मृदा क्या है? अलग है। इंक्लूडिंग अगर हम ये भी बोल सकते हैं कि हर एक 100-200 किलोमीटर में मृदा का जो गुण है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। कारण क्या है? कि पैतृक पदार्थ और जलवायु। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसमें एक प्राकृतिक पिंड है, कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता, संस्तरों में क्या रहता है? विभाजित रहता है, साथ ही साथ पदार्थों का संचरण, स्थानांतरण और संचयन में क्या करता है? सहायता करता है। और प्रत्येक पदार्थ और जलवायु के कारण इसमें क्या होती है? विभिन्नता होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंक्शन। फंक्शन कहने का तात्पर्य क्या है? कि कार्य, कि मृदा का कार्य क्या है। ठीक है, किस प्रकार से फंक्शन करता है। ठीक है तो, लेकिन उसका वर्क क्या है, यहाँ पे यही चीज देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ऊर्जा, जल, गैस एवं पोषक तत्वों का पुनः चक्र, रिसाइकलिंग। पुनः चक्रण का मतलब क्या होता है? रिसाइकलिंग, कि वो जो पदार्थ पहले था उसको उपयोग करने के बाद उसको फिर से उसी पदार्थ में क्या कर देना? बदल देना। ठीक है, ये इसका काम है, किसका? सॉइल का काम है। ठीक है, कि मृदा में ऊर्जा, जल, गैस एवं पोषक तत्वों का क्या होता है? पुनः चक्रण होता है, रिसाइकलिंग होता है। ठीक है, जल जैसे कि गंदा पानी अगर बह करके जमीन के नीचे चला गया तो कुछ दिनों बाद वो फ्रेश वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमें पीने के लिए पानी उपलब्ध कराता है। देन सेकेंड, पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार का कार्य करता है और सूर्य उष्मा का भंडारण करता है। तो पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी फसल हम बो रहे हैं या जो भी पेड़ पौधे प्राकृतिक रूप से उग रहे हैं उनको सहारा कौन देता है? तो उनको सहारा देता है मृदा देता है। ठीक है, उसमें वो जड़ों को बांध करके रखती है ताकि पेड़ जो है गिरे ना। ठीक है, तो यांत्रिक आधार या मैकेनिकल बेस कहने का तात्पर्य यही। सूर्य उष्मा का क्या करता है? भंडारण करता है। ठीक है, एक सॉइल जो है, मृदा जो है बेहतरीन कंडक्टर होता है, किस चीज के लिए? हीट के लिए। ठीक है, वो जितना भी एनर्जी आता है सूर्य के प्रकाश से या किरण से, ऊर्जा उष्मा आती है, उसको क्या कर लेता है? अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो सूर्य उष्मा का भंडारण करने का भी कार्य करता है। साथ ही कृषि फसलों के उत्पादन में प्रयोग विभिन्न जीवों का क्या होता है? आवास होता है। ठीक है, आप देखेंगे कि सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, वो सारे के सारे मृदा के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो लगभग 20 से 40% जो जीव है वो जमीन के ऊपर रहता है और वही 60 से लगभग 100% जो सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो जमीन के कहाँ रहते हैं? अंदर रहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो कृषि फसलों में प्रयोग में विभिन्न जो जीव है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, छोटे मोटे सूक्ष्म जीव है, और सबसे फेवरेट है जो किसानों का मित्र वो है अर्थवर्म, केंचुआ, उन सबका क्या होता है? आवास होता है। और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों को मिलाने का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ प्रोड्यूस होता है लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, उन सबको मृदा में मिलाने का क्या करता है? कार्य करता है। इसीलिए मृदा को क्या बोला जाता है? सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ। कहने का तात्पर्य ये है, सोल ऑफ इनफाइनाइट लाइफ जो है सॉइल से ही लिया गया है। ठीक है, ऐसे सोल ऑफ इनफाइनाइट और लाइफ। ठीक है, यानी कि मृदा क्या है? अनंत जीवन की अनंत जीवन की क्या है? आत्मा कहलाती है। ठीक है, तो ये कुछ इनके फंक्शंस रहे, कैरेक्टर रहे, है ना, उनको हमने देखा। देन नेक्स्ट आते हैं, अगला जो है क्या चीज? ब्रांचेस ऑफ सॉइल। ठीक है, सॉइल साइंस की शाखाएं या मृदा विज्ञान की क्या चीज? शाखा।
तो कितनी शाखाएं हैं मृदा विज्ञान की? तो अगर हम बात करें तो मृदा विज्ञान की प्रमुख रूप से 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। एक है पेडोलॉजी और दूसरे को बोला जाता है एडेफोलॉजी। तो बात करते हैं सबसे पहला पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का जन्म, निर्माण, वितरण, वर्गीकरण और मृदा गुण एनाटॉमी का अध्ययन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आता है पेडोलॉजी में। पेडोलॉजी कहने का मतलब क्या है कि अगर हम पेडोलॉजी के अंतर्गत देखें तो मृदा की उत्पत्ति का अध्ययन होता है। ठीक है, हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं कि पौधा कैसे ग्रो कर रहा है। ठीक है, मृदा विज्ञान तो है लेकिन इनको 2 भाग में बांट दिया अध्ययन की सुविधा के लिए। एक कि पौधा कैसे ग्रो कर रहा है मृदा में, और दूसरा ये कि मृदा बनी कैसे है। ठीक है, तो मृदा बनी कैसे है, ओरिजिन कैसे हुआ है, इसका जो अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत करेंगे? पेडोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। किसके अंतर्गत? पेडोलॉजी। वहीं पेडोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा, यहाँ पे क्या बोला गया है? मृदा का जन्म, ओरिजिन कैसे हुआ, निर्माण कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, वितरण की मृदा जो है किस किस प्रकार की जो मृदाएं हैं वो कहाँ कहाँ पे मौजूद है, साथ ही क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एवं मृदा गुण उसकी एनाटॉमी का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं एज अ पेडोलॉजी के अंतर्गत। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि मृदा, पेडोलॉजी शब्द कहाँ से लिया गया? ग्रीक शब्द से लिया गया। ठीक है, किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द। और सॉइल शब्द जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया। किससे लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया। ठीक है, तो सॉइल जो है लैटिन शब्द, और यहाँ पे पेडोलॉजी शब्द जो है किससे लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया। पेडोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अभी मैंने बताया वी डॉकुचिव, जो फादर हैं सॉइल साइंस के या मृदा विज्ञान के पिता, उन्होंने सबसे पहले इस शब्द का यूज किया जिसको क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड पेडोलॉजी के अनुसार क्या बोलता है पेडोलॉजी? भाई हमने मृदा विज्ञान तो पढ़ा लेकिन पेडोलॉजी क्या बोलता है? मृदा क्या है? तो पेडोलॉजी के अनुसार मृदा एक क्या है? प्राकृतिक पिंड है। प्राकृतिक पिंड कहने का मतलब ना तो इसमें कोई जीव रहता है, ना तो इसमें कोई घास फूस है, ना वनस्पति या आवास है, कुछ नहीं है। इसको सिर्फ प्राकृतिक पिंड के रूप में देखा जाता है कि ये जन्मा कैसे, और इसी का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, सेकंड जो आता है वो है क्या चीज? एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी कहने का तात्पर्य ये है कि एडेफोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन उनके विभिन्न गुण, जैसे कि उर्वरता, कि मृदा जो है कितनी उर्वर है। सेकंड पादप वृद्धि, कि मृदा जो है किस प्रकार से माध्यम का कार्य करता है पादप वृद्धि के लिए। पोषक तत्व की उपलब्धता, की कौन से प्रकार की मृदा या मिट्टी में पोषक तत्व उपलब्ध है, एवं फसल उत्पादन के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने पेडोलॉजी में मृदा की उत्पत्ति, कि वो उत्पन्न कैसे हुआ उसका अध्ययन करते हैं, तो भाई उत्पन्न करने के बाद या उत्पन्न होने के बाद कोई चीज क्या करती है? फंक्शन करती है, कार्य करती है। तो भाई उत्पन्न तो हो गया पेडोलॉजी में, लेकिन एडेफोलॉजी में फंक्शन कैसे करता है, किस प्रकार से करता है और किसके रिस्पेक्ट में करता है? तो किसके रिस्पेक्ट में करता है? प्लांट के रिस्पेक्ट में हम एडेफोलॉजी का अध्ययन करते हैं, प्लांट और सॉइल। अगर हम बात करें एडेफोलॉजी को तो ये होता है ओनली ऑन सॉइल के रिस्पेक्ट में कि वो बना कैसे, और पेडोलॉजी को अगर हम देखें तो वो ओनली ऑन मतलब सॉइल प्लस प्लांट के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं या स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एडेफोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें उसके विभिन्न क्या क्या गुण जो है मौजूद हैं उसको देखते हैं, जैसे उर्वरता, पादप वृद्धि, पोषक तत्वों की उपलब्धता एवं फसल उत्पादन के आधार पर क्या किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे पेडोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया था, वैसे ही एडेफोलॉजी शब्द भी कौन से शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द से लिया गया है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे टर्म्स है वो आते हैं आपके पीएचडी एग्जाम में। सेकेंड, एडेफोलॉजी के अनुसार मृदा क्या है? एक प्राकृतिक आवास है। क्या है? प्राकृतिक आवास। और पेडोलॉजी के अनुसार प्राकृतिक पिंड है। ठीक है, वो उसमें नेचुरल बॉडी है और इसमें नेचुरल हैबिटेट है। किसका आवास? तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स, ठीक है, इन सब का क्या होता है? आवास होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम है जो मैंने लगाया यहाँ पे, जो पेडोलॉजी का हम एकदम खाली ब्लैंक रूप में देखते हैं कि वो जो मृदा है वो किस प्रकार से बनी है, लेकिन हम एडेफोलॉजी को हम जस्ट उसके विपरीत कहने का तात्पर्य कि उसमें किन किन प्रकारों के जीवों का आवास है, कैसे उनका मतलब
रहन सहन है एक मृदा के अंदर, उसमें देखते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी से मृदा विज्ञान से संबंधित या जो हम सॉइल से संबंधित जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ टर्म्स है। जैसे कि सबसे पहला आता है क्या चीज, सरफेस सॉइल, या जिसको पृष्ठ मृदा बोलते हैं। ठीक है, सरफेस सॉइल या पृष्ठ मृदा। पृष्ठ मृदा किसको बोलते हैं, अर्थात मृदा की क्या चीज, ऊपरी परत, जहां पे मैं खड़ा हूं, जहां पे आप लोग खड़े हैं, जहां पे हमारा बिल्डिंग है, जहां पे हमारा घर है, जहां पे हमारी कम्युनिटी बसी हुई है, जहां पे हमारा समाज रहता है, जहां पे पेड़ पौधे ग्रो कर रहे हैं, उग रहे हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है, पृष्ठ कहलाता है। पृष्ठ मतलब मृदा की सबसे ऊपरी सतह को हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ मृदा बोलते हैं। ठीक है, जिस पर कृषि कार्य करते समय औजार तथा मशीनरी आदि चलती है, क्या कहलाती है, पृष्ठ मृदा कहलाती है। ठीक है, surface of soil on which tools, machineries, etc. operated while doing agricultural work। ठीक है, कि एग्रीकल्चरल वर्क के दौरान जो भी हम लोग मशीनरी वगैरह ऑपरेट करते हैं मृदा की ऊपरी सतह पर, उसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ मृदा कहते हैं। क्या बोलेंगे, पृष्ठ मृदा। देन सेकेंड जो आता है, क्या बोल रहा है कि पृष्ठ मृदा की गहराई कितनी होती है, तो पृष्ठ मृदा की जो गहराई है वो लगभग 9 इंच तक होती है। ठीक है, यानी कि आप जहां से खड़े हैं वहां से लेकर 9 इंच तक की भूमि को क्या बोला जाता है, पृष्ठ मृदा बोला जाता है। ठीक है, कितनी होती है गहराई, 9 इंच तक। दूसरा अगर बात करें तो रंग गहरी एवं संरचना क्या होती है, ढीली होती है। भाई रंग गहरा, गहरा कहने का मतलब कि आप कोई भी प्रकार का मृदा देख लो, ठीक है, आप उस मृदा के नीचे सतह में जाएंगे तो आपको उतना कलर डिफरेंस दिखेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर की जो मृदा है उसमें विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों, विभिन्न प्रकार की क्रिया करने के कारण उनका रंग क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। साथ ही साथ संरचना कैसी होती है, ढीली होती है, कॉम्पैक्ट नहीं रहता। कॉम्पैक्ट रहेगा तो जो पौधे हैं वो अपना ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, मशीनरी आदि नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो वह इसकी जो संरचना होती है कैसी होती है, ढीली होती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्बनिक पदार्थ एवं पोषक तत्व की मात्रा इसमें क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो अगर पृष्ठ मृदा की बात करें तो यहाँ पे रिच होता है कौन सा, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ है, उनकी मात्रा क्या होती है, इसमें अधिक होती है। ठीक है, तो पृष्ठ मृदा किसको बोलेंगे, जिसकी गहराई शुरू से लेकर के 9 इंच तक। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है ठीक है, यहाँ पे देखिए जो पृष्ठ मृदा है वो क्या है, कहां से लेकर के, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आप लोग रहते हैं, इस वाले पोर्शन में आप लोग रहते हैं, तो यहां से लेकर के जमीन के नीचे तक कितना, 9 इंच, कितना इंच, 9 इंच जो गहराई है वो क्या कहलाएगी, पृष्ठ मृदा। आप चारों तरफ से ले लें, चारों तरफ यानी कि शुरुआत से लेकर के 9 इंच तक की जो गहराई है वो क्या कहलाएगी, आपकी पृष्ठ मृदा कहलाएगी। ठीक है, रंग गहरी, संरचना ढीली। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ एवं पोषक तत्व की मात्रा जो पृष्ठ मृदा है यानी कि ऊपरी सतह है वहां पे सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टर्म्स है उसके बारे में। ठीक है, तो सेकंड जो आता है अवमृदा। ठीक है, पहला जो हमने पढ़ा क्या चीज, पृष्ठ मृदा, यहाँ पे सेकंड जो है वो क्या है, अवमृदा, यानी कि सब सरफेस। पहले ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठ मृदा बोलेंगे, और जो उसके जस्ट नीचे का जो हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं, अवमृदा या पृष्ठ मृदा बोलते हैं। ठीक है, तो ऊपरी परत को छोड़कर नीचे की परत और जो कहां तक मिली हुई है, पैतृक पदार्थ यानी कि पेरेंट मटेरियल रॉक तक की गहरी मृदा क्या कहलाएगी, अवमृदा कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा जो पृथ्वी है, गोल है, ऊपर की सतह जो है 9 इंच तक, 9 इंच तक क्या है, अपना मृदा है, अवमृदा, सॉरी पृष्ठ मृदा है, और उसके नीचे से लेकर के जितनी गहराई तक जो रॉक या चट्टाने जो पाई जाती है वो वाला जो एरिया है वो क्या कहलाता है, अवमृदा या सबसरफेस सॉइल कहलाता है। ठीक है, अवमृदा की गहराई क्या बोला गया है कि कुछ इंच से लेकर के सैकड़ों फीट तक हो सकती है। अवमृदा की गहराई कहां से कहां तक, कुछ इंच तक के लेकर के कहां तक, सैकड़ों फीट तक। सैकड़ों फीट तक इसलिए क्योंकि पेरेंट मटेरियल या जो पैतृक पदार्थ हैं वहां तक की जो गहराई है वो क्या कहलाएगी, अपनी अवमृदा कहलाएगी। ठीक है,
इसमें महीन कणों और लवण की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसमें महीन कण मतलब मृदा के जो महीन कण है, और वो लवण की मात्रा, लवण मतलब क्षार की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि यह मृदा कम उपजाऊ होती है। कहने का मतलब ये है कि जितना भी हम कृषि से संबंधित कार्य करते हैं वो ऊपरी मृदा पर करते हैं, जैसे कि जैविक खाद डालना, रासायनिक खाद डालना, इसीलिए वहां पे उपजाऊपन क्या रहता है, अधिक रहती है। लेकिन नीचे में हम किसी भी प्रकार के केमिकल्स वगैरह का प्रयोग नहीं करते। ऐसा होता है क्या कि मिट्टी को खोलो और नीचे में गोबर खाद डालो, ऐसा नहीं होता। कभी भी होता है तो हम उतने ही क्षेत्र में डालते हैं जहां तक हम जुताई कर सके, और वहीं तक ही उसको क्या करते हैं, मिलाते हैं, लाइक 9 इंच। ठीक है, और उससे नीचे नहीं होता। इसीलिए ये जो मृदा है वो क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। इसीलिए बोला जाता है कि हर साल प्रत्येक वर्ष गर्मी का सीजन या फसल खत्म होती है, हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी को पलटने का काम करना चाहिए, जो प्लाऊ मशीन है उसके माध्यम से, ताकि ऊपर की मृदा नीचे और नीचे की मृदा ऊपर आ जाए, ताकि जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, वो दोनों में बराबर मात्रा में बनी रहे। ठीक है, तो अवमृदा और पृष्ठ मृदा दोनों जो है समझ में आ ही गए होंगे आप लोग को। ठीक है, कि ऊपर से 9 इंच तक की जो गहराई है वो पृष्ठ मृदा कहलाएगी, और उसके नीचे जितना भी मतलब कुछ इंच से लेकर के सैकड़ों फीट तक की जो मृदा है वो क्या कहलाएगी, सब सरफेस या अवमृदा कहलाएगी। ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं, अगला जो हमारा टर्म्स है वो है क्या चीज, पेडॉन। अगला जो टर्म्स है वो क्या है, पेडॉन। पेडॉन क्या है भाई, तो पेडॉन जो शब्द है, पेडॉन शब्द मृदा के एक यूनिट के लिए किया जाता है, एक इकाई के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये मधुमक्खी का छत्ता कुछ इन्हीं प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के क्या रहता है, बना हुआ रहता है। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता कैसे बना रहता है, कुछ इसी प्रकार की संरचनाओं से मिलकर के बना रहता है। इसको बोलते हैं हिंदी में षटकोणीय, और इंग्लिश में बोलते हैं हेक्सागोनल। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मधुमक्खी का जो छत्ता है वो कैसे बना रहता है, हेक्सागोनल बना रहता है। तो बहुत सारे ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से मिल करके मधुमक्खी का एक छत्ते का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। और हम अगर एक सेल को निकालें या एक ही मतलब पोर्शन भाग को निकालें तो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। क्या कहलाता है, सेल या कक्ष। क्या कहलाएगा, कक्ष कहलाएगा। ठीक है, अगर संपूर्ण कक्ष आपस में मिले हों तो वो क्या कहलाएगा, एक छत्ता या हनीकॉम्ब कहलाएगा। लेकिन अगर हम एक भाग को निकालें, एक इकाई को निकालें, तब वो क्या कहलाएगा, कक्ष या सेल कहलाएगा। ठीक है, तो वहीं पे पेडॉन जो शब्द है वो मृदा का एक यूनिट है, एक कक्ष है। ठीक है, अगर हम देखें इस डायग्राम में पूरा ये लैंड मास है। ठीक है, इस लैंड मास का एक छोटा सा टुकड़ा हम तोड़ करके देखें, और इस छोटे से टुकड़े से एक इकाई अगर हम निकालते हैं, तब वो एक इकाई यूनिट क्या कहलाएगा, पेडॉन कहलाता है। क्या कहलाता है, पेडॉन। जैसे ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, या जो भी एनिमल बॉडी एक एक कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं क्या कि हमारा जो शरीर है एक कोशिका है, नहीं, ग्रुप ऑफ सेल है, कोशिकाओं का क्या है, समूह है, और इसी से मिलकर के एक बॉडी या अंग का क्या हुआ है, निर्माण हुआ। वैसे ही कई पेडॉन, कई यूनिट ऑफ पेडॉन से मिलकर के एक बड़ी मृदा की, एक बड़ी बॉडी का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, तो पेडॉन जो शब्द है क्या बोल रहा है कि मृदा की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट। कौन सा यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, पेडॉन कहलाती है। पेडॉन का क्षेत्र कितना होता है, 1 से 10 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, कितना होता है, 1 से 10 मीटर तक पेडॉन का जो है क्षेत्र होता है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी होती है, तो हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है इसकी आकृति, हेक्सागोनल होता है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मृदा की एक छोटी इकाई को क्या बोलेंगे, पेडॉन बोलेंगे। ठीक है सॉरी बढ़ते हैं आगे। पेडॉन के बाद सेकंड, रिगोलिथ। हमारा जो अगला जो टर्म्स है वो क्या है, रिगोलिथ। क्या होता है जी रिगोलिथ, ठीक है, तो रिगोलिथ अपक्षयी, वेदरेट, चट्टानों का ढीला, लूज, असंगठित, है ना, अकार्बनिक मलबों, चट्टानों के विखंडन, ठीक है, एवं विच्छेदन का क्या होता है, परिणाम होता है। ठीक है, इसको समझने से पहले कहने का मतलब ये, एक फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया है। क्या बोला गया है कि चट्टान का क्या होता है, चट्टान से वेदरिंग होती है, जब उसका अपक्षय होता है तब किसका निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, तो चट्टान का क्या हुआ, अपक्षय होने से मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं रिगोलिथ की। ठीक है, तो रिगोलिथ क्या है कि चट्टान के टूटने के बाद
चट्टान की टूटने के बाद और मृदा निर्माण से पहले, मृदा निर्माण से पहले जो प्रक्रिया होता है वो क्या कहलाता है? रेगोलिथ कहलाता है। ठीक है, ना तो यह पूर्ण रूप से चट्टान होता है और ना ही पूर्ण रूप से मृदा होती है, और दोनों के बीच की जो कड़ी होती है वो क्या कहलाती है? रेगोलिथ कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो कि जैसे कोई भी चट्टान अगर टूटेगा तो छोटे छोटे रेत या कणों में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है यहाँ पे देखो, और ये मैंने एक डायग्राम लगाया, ये मून का डायग्राम है। ठीक है, मून यानी कि चंद्रमा। तो चंद्रमा की जो मिट्टी है अभी भी पूर्ण रूप से मृदा के रूप में नहीं बदली हुई। ठीक है, वो अभी कौन से फॉर्म में है? रिगोलिथ की फॉर्म में, कि अभी भी उसमें जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया लगातार चलती जा रही है। ठीक है, तो ये जो मृदा है वो किसकी मृदा है? चंद्रमा की मृदा है। तो चंद्रमा की मृदा को हम क्या बोल सकते हैं? रिगोलिथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो मृदा निर्माण से पहले व चट्टानों के अपक्षय के बाद जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? रेगोलिथ कहलाता है। ठीक है, सेकंड, संस्तर ए, बी और सी को मिलाकर क्या कहा जाता है? रेगोलिथ कहा जाता है। अब मैंने बताया था कि संस्तर क्या होता है, ठीक है, जिसको हम अगला क्लास में या नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो अगला क्लास होगा वो इन्हीं संस्तरों पे बेस्ड होगा। और यहाँ पे बोला गया है क्या चीज की जो रेगोलिथ होता है वो ए, बी और सी संस्तर तीनों को मिलाकर के संस्तर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ठीक है, तो रेगोलिथ समझ में आया कि मृदा के निर्माण से पहले और चट्टानों के टूटने के बाद जो प्रोडक्ट बनकर के तैयार होता है वो क्या कहलाता है? रेगोलिथ। ठीक है, वेदरिंग होगा, चट्टान का टूटेगा, रेगोलिथ का निर्माण होगा, और उसमें सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स आएंगे। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि जैविक, रासायनिक और बायोलॉजिकल फैक्टर। ये सारे फैक्टर्स जब आपस में मिलेंगे तब जाके मिल करके वास्तविक मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ टर्मिनोलॉजी सॉइल साइंस से रिलेटेड। ठीक है, अगला हमारे एग्री कोचिंग क्लासेस के द्वारा जो पीएटी के लिए, सीजीपीएटी एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स की क्या की जा रही है? शुरुआत की जा रही है। आप लोग का जो पेपर है, आप लोग का जो पेपर है 12th बोर्ड का, ठीक है, 12th बोर्ड का जो पेपर है एग्रीकल्चर वालों का, वो लगभग 24 मार्च को खत्म हो जाएगा। 24 मार्च को क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ 24 मार्च को खत्म हो जाएगा, और 26 मार्च से हमारा जो क्लास है क्रैश कोर्स वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसके कुछ कुछ फीचर्स हैं जिसमें आपको मेजर सब्जेक्ट के जैसे क्रॉप, हॉर्टिकल्चर और एनिमल बायो के प्रिंटेड नोट्स आपको कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, डेली प्लस वीकली टेस्ट होगा। ठीक है, डेली टेस्ट और वीकली टेस्ट का ऑर्गेनाइजेशन होगा। ठीक है, हाइब्रिड क्लासरूम है बेटर स्टडी एक्सपीरियंस के लिए, जिसमें आपको हर एक चीज क्लियरली और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कंप्लीट कोर्स इन 10 डेज बिफोर एग्जाम। एग्जाम के 10 दिन पहले आपका पूरा का पूरा कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाइब्रिड का ठीक है, नेक्स्ट एक्सपीरियंस फैकल्टी मिलेंगे आपको। कंप्लीट कॉलेज मेंटरशिप आफ्टर सिलेक्शन, आप लोग के सिलेक्शन के बाद, कोचिंग करने के बाद आपको 4 साल आपको कोचिंग के द्वारा क्या किया जाएगा? मेंटरशिप दिया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि किस प्रकार से कौन से कोर्स को कैसे पढ़ना है, एग्जाम में कैसे लिखना है, वो सारी फैसिलिटी हमारे क्लासरूम के द्वारा आपको दी जाएगी। ठीक है, दोनों माध्यम के बच्चों के लिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ये कोर्स जो है अवेलेबल है, जो 26 मार्च 2025 से शुरू होगा। समय रहेगा आपका 10 बजे से। ठीक है, और अधिक जानकारी लेनी है तो दिए गए नंबर्स हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, चाहे कॉल्स के थ्रू हो। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम है वो 24 मार्च को खत्म हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन बच गया है आप लोग के एग्जाम में, जो 1 मार्च से शुरू होने वाला है बोर्ड का एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप लोग का सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, और भी अगर आपको 12th बोर्ड से रिलेटेड अगर आप लोग को वीडियोस चाहिए या उसमें से कुछ कंटेंट चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स हैं, वहां पे कमेंट कीजिए, हम आपकी हर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।